हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधन, इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। जब हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात कर रहे होते हैं तो कई प्रकार के संसाधन उत्तर प्रदेश में प्रयोग किए जाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में भी कई प्रकार के सिंचाई के संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस क्लास को हम दो चैप्टर में डिवाइड करेंगे। आज की इस क्लास में हम सिंचाई के संसाधनों पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सिंचाई के संसाधन प्रयोग किए जाते हैं, किस मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। प्री और मेंस के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में सिंचाई के संसाधनों में जो नहरों की भूमिका है, कैनाल्स, हम उस पर बात करेंगे। तो उसमें हम सभी नहरों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं। तो देखिए, बांध जो होता है, बांध एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जो रिवर के पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। डैम, बांध। अब बांध बना करके जो नदी का पानी रोका जाता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में एक जलाशय का निर्माण होता है, यानी बहुत सारा पानी एक जगह एकत्रित होता है। अब उस पानी का उपयोग जब हम केवल एक ही पर्पज़ के लिए करते हैं तो वो एक पर्पज़ वाला बांध होता है। जैसे इस पानी का उपयोग हम केवल सिंचाई के लिए कर लें, केवल सिंचाई के लिए कर लें, यानी यहाँ से हम नहरें निकाल लें और इस पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए करें। हो सकता है कि इस पानी को हम पेयजल के लिए उपयोग करें, यानी कोई पास में जो है शहर बस्ती है, वहाँ पर हम पीने का पानी इसको साफ़ करके पीने के पानी के रूप में सप्लाई कर दें, तो ये पेयजल की परियोजना हो जाएगी। तो सिंचाई के लिए परियोजना बनाई जा सकती है, पेयजल के लिए परियोजना बनाई जा सकती है। कभी कभी हम पानी को डाइवर्ट करने के लिए भी बनाते हैं, जैसे नहर में या किसी अन्य नदी में, तो तब भी बांध हम बना लेते हैं। बाढ़ के नियंत्रण के लिए भी बांध बनाते हैं, जैसे कि इस पानी को रोकने का एक कारण बाढ़ का नियंत्रण भी हो सकता है। बाढ़ का नियंत्रण, जब हम किसी नदी का पानी रोक रहे हैं तो उसके कई पर्पज हो सकते हैं। हो सकता है हम उसे सिंचाई के लिए यूज करेंगे, पेयजल के लिए यूज करेंगे, बाढ़ का नियंत्रण करेंगे, या अन्य जो एक और प्रमुख है, जैसे उसको हम जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम बिजली बनाएं, इससे हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस पानी का हम कितने तरीके से उपयोग करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि ये परियोजना किस प्रकार की है। तो जब बहुत सारे पर्पज़ को लेकर के कोई परियोजना बनाई जाती है कि हम नहरें भी निकाल रहे हैं, बिजली भी बना रहे हैं, पेयजल भी ले रहे हैं, बाढ़ का नियंत्रण, यानी कई सो मेनी थिंग्स को हम एक साथ जब जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है बहुउद्देशीय परियोजना। फिर उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारे उद्देश्य हैं, एक ही डैम बना करके हमने उसमें बहुत से काम को कर लिया। तो भारत में बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन वो क्लास हम अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अलग अलग प्रकार से प्रश्न आते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर कोई बहुउद्देशीय परियोजना है तो उसको आप कई जगह पढ़ोगे। कई जगह क्यों पढ़ोगे? जब हम अभी उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन पर बात करेंगे तब भी हम उस बहुउद्देशीय योजना को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बिजली बन रही है। जब हम आज सिंचाई की बात करने जा रहे हैं, वहाँ से कोई नहर निकाली जा रही है, तो आज भी हम उसका जिक्र करेंगे क्योंकि वहाँ से नहर निकाली जा रही है। तो हम सब चीज़ को एक में मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे केवल आप प्री एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। प्री में तो प्रश्न आता है, आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे, उसको आप किसी भी तरीके से पढ़ करके आए हों, रट के आए हों, कैसे भी करके आए हों, तो प्री एग्ज़ाम तो ईजी है। लेकिन मेंस एग्ज़ाम में जब आता है तो वो आपको किसी पार्टिकुलर एरिया पे बात करने की बात कहेगा एग्जामिनर। जैसे कि वो कहेगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, या सिंचाई के लिए जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, या बांध बनाए गए हैं, या फिर नहरें निकाली गई हैं, वो पार्टिकुलर सिंचाई पे बात करेगा। तो जब पार्टिकुलर सिंचाई पे बात करेगा तो उसमें वो परियोजनाएं आपको नहीं बतानी होती हैं जिनमें सिंचाई का कुछ भी नहीं है, यानी केवल बिजली बनाने का काम हो रहा है, वहाँ से नहरें नहीं निकाली गई हैं। कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जहाँ केवल बिजली बन रही है, तो उसका सिंचाई से कोई लेना देना नहीं है।
या जब बिजली बनाने पे बात आएगी तो कुछ ऐसी परियोजनाएं होंगी जो केवल पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, उसका बिजली बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी वाइज भी परियोजनाओं को बांटा गया है। तो बहुउद्देशीय में तो कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए भी बनाई जाती हैं। तो जो ये क्लास होगी इसमें हम केवल और केवल सिंचाई पे बात करेंगे, यानी हम यहाँ पर जो जिक्र करेंगे तो उन बांधों और परियोजनाओं की बात करने वाले हैं जिनसे नहरें वगैरह निकाली गई हैं और सिंचाई की जाती है। तो पहले आज हम सिंचाई को डिटेल में समझेंगे। आपको प्रश्न इसमें मेंस के दृष्टिकोण से इस प्रकार दिए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों पर प्रकाश डालिए, या नहरों के विषय में अलग से प्रश्न आ सकता है क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सी उत्तर प्रदेश में नहरें हैं। तो आइए एक बेसिक समझ को पहले इस क्लास में हम डेवलप करते हैं, फिर हम नहरों पर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले आइए देखें हम सिंचाई किसको कहते हैं। सिंचाई, जब हम सिंचाई पढ़ने जा रहे हैं तो सिंचाई के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको जाननी हैं। सबसे पहली चीज़, सिंचाई, पहले आपको पता है कि भारत में संघीय प्रणाली है, तो संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं संविधान में, आपको हमने पढ़ाया है संविधान में। तो कृषि और सिंचाई जो है वो राज्य सूची का विषय है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कृषि है, कृषि एवं सिंचाई, ये किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची, राज्य सूची का विषय है। अर्थात इस विषय पर कानून कौन बनाएगा, इसको पावर दिया गया है राज्य के विधानमंडल को। क्लियर? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के विषय में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृषि एवं सिंचाई जो है वो राज्य सूची का विषय है। और ये सिंचाई जो है, सिंचाई विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, सिंचाई एवं जल प्रबंधन विभाग। तो ये भी एक चीज़ कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिंचाई है, कृषि है, सड़क है, ये सब चीज़ें किस सूची में रखी गई हैं। और कभी कभी आपसे मंत्रालय का नाम भी प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है उसके तहत किया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। तो ये कृषि एवं सिंचाई किस में हो गया? राज्य सूची में। और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ये किसके अधीन आता है? तो ये आता है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सिंचाई का जो सरकारी कामकाज है, यानी सरकार के तहत जो प्रणाली विकसित की गई, सिंचाई के लिए जो विभाग खोला गया, कार्यालय खोला गया, वो सबसे पहले खोला गया था सहारनपुर में 1823 में। तो एक फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि आप जब इसकी साइट पर जाएंगे, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे उत्तर प्रदेश की, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि 1823 से कार्यरत, यानी सेवा में। तो 1823 से ये विभाग चलता हुआ आ रहा है। तो सर्वप्रथम एक फैक्ट नोट कर ले कि सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय जो है वो 1823 सहारनपुर में खोला गया सिंचाई के लिए। और सिंचाई के लिए नहरें वगैरह बनाई गई। सबसे पुरानी नहर जो है वो यमुना नहर है, हम आगे बात करेंगे, पूर्वी यमुना नहर। तो सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय कब से खुल गया? 1823 से खुल गया। उसके बाद में ये सरकार के अंतर्गत सिंचाई का कामकाज देखा जा रहा है 1823 से ही। अब आइए बात करते हैं सिंचाई है क्या। तो बहुत ईजी है, आपको पता है सिंचाई, आप गाँव से रिलेटेड हैं तो आपको पता है कि खेत जो होता है कृषि कार्य के लिए, उसमें जब हम पानी लगा देते हैं, पानी लगाने का मतलब यह है कि जब हम उसमें पानी प्रवाहित कर देते हैं, कई तरीक़ों से होता है सिंचाई का काम, तो उसी को सिंचाई कहते हैं। लेकिन आप शब्दों में इसको क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे एक लाइन में? तो परिभाषा ये है कि मृदा को, जब हम मृदा है कृषि कार्य में मृदा जो मिट्टी होती है, मृदा को कृत्रिम रूप से, देखिए कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से नहीं। देखिए सिंचाई जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई अपने आप नहीं हो जाती, यानी ये कृत्रिम तरीका है मिट्टी में
पानी पहुंचाने का। तो कृषि कार्य में मृदा को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराकर उसमें जल की मात्रा बढ़ाना ही सिंचाई है। यानी मिट्टी में जल की मात्रा कम हो गई तो उसमें कृत्रिम रूप से पानी पहुंचा करके हम जब जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसी को कहते हैं इरिगेशन, यानी सिंचाई करना। अब सिंचाई करना क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी मुख्य रूप से यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। और आपको पता है कि कृषि कार्य में जो पानी है उसकी एक बहुत ज़्यादा महत्ता है। वर्षा उतनी ज़्यादा होती नहीं हर एक एरिया में कि आपको सरप्लस फसल पे पानी मिलता रहे। तो जब भी मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो हम उसको किसी अपने कृत्रिम तरीके से उसमें पानी पहुंचा देते हैं, उसी को कहा जाता है सिंचाई। अब सिंचाई कई तरीके से की जा सकती है, सिंचाई कई तरीके से की जाती है, तो उसको हम अलग चैप्टर आगे करेंगे। देखिए, सिंचाई में जो पानी है वो दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो सतही जल होता है उसको भी यूज़ करते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल है उसको भी यूज़ करते हैं। सतही जल यानी जो धरातल के ऊपर पानी भरा हुआ है, जैसे नदियों का पानी, तालाब का पानी, झीलों का पानी। नहरें बना करके नदियों का पानी यूज़ कर लेते हैं, तालाब और झीलों से भी पानी यूज़ कर लेते हैं। तो ये है सतही जल, यानी सरफेस वाटर का हमने सिंचाई में यूज़ कर लिया। जो पानी सरफेस के नीचे है यानी अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं या भूजल कहते हैं, उसको भी हम सिंचाई में यूज़ करते हैं। जैसे कुआं बना लिया तो कुआं में जो पानी होता है वो अंदर से आता है, या फिर हमने बोरिंग कर ली यानी नलकूप लगा लिया तो उसका पानी अंदर का निकाल लिया। तो भूमिगत जल और सतही जल दोनों पानी का उपयोग जो है वो किया जाता है सिंचाई करने के लिए। सिंचाई को आप समझ गए। तो सिंचाई जो है वो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम स्पेशली बात कर रहे हैं, हालांकि यही इंडिया में भी तरीके होते हैं। तो यूपी में सिंचाई, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट पे बात करेंगे। यूपी में सिंचाई जो है वो कई प्रकार से की जाती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूपी में एक सिंचाई होती है नलकूप से। नलकूप यानी ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल यानी ये कुआं है लेकिन पाइप वाला कुआं है, बोरिंग जिसको आप बोलते हो, नलकूप से की जाती है। दूसरा कुआं यानी वेल, कुआं से की जाती है। तीसरी सिंचाई किससे की जाती है? नहरें, नहर यानी कैनाल, और फिर हो सकता है तालाब, झील, तालाब या झील, या फिर कोई अन्य हो सकता है अन्य। तो इन सब तरीकों से सिंचाई की जाती है। इसमें देखिए, जो नलकूप है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, जो कि लगभग 75% है, यानी 74.9 है, लगभग 75%। ये कितना है? 74.9% इसी से किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस तरीके से की जाती है। यूपी में सिंचाई के तरीके हैं, ये सिंचाई के क्या हैं? सिंचाई के संसाधन। यही प्रश्न आपका मेंस में बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों पर प्रकाश डालिए, या सिंचाई के कौन कौन से संसाधन हैं। तो पहला संसाधन है ट्यूबवेल, नलकूप, 74.9%, लगभग 75%। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े आपको भले पता न हो, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि देखिए 75% के लगभग कौन कवर कर रहा है? नलकूप कवर कर रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। कुआं अगर हम बात करें, कुआं यानी बेल, तो ये लगभग 8.8%। और नहर की अगर बात करें तो 15.2% नहर है। तालाब और झील, देखिए तालाबों से और झील से सिंचाई की जाती है, बहुत पारंपरिक तरीका है, लेकिन बहुत कम है। ये 1% भी नहीं है, 0.5% है। और अन्य से भी लगभग 0.5% ही अन्य से है। तो ये है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों का प्रतिशत वाइज विवरण। कितने % भूमि की सिंचाई, भूमि नहीं, सिंचित क्षेत्र जो है उसका कितने % जो है वो नलकूप से हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि क्या ये पूरे यूपी में एक समान है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों में अगर बात कर रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों का ज़्यादा महत्व है।
जैसे कि अगर पश्चिमी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर नहरें ज़्यादा हैं। मैदानी क्षेत्र में जाओगे जहाँ पर जल स्तर ऊंचा है वहाँ पे नलकूप और कुआं वाला सिस्टम ज़्यादा मिलेगा आपको। तालाब और झील जो है आपको बुंदेलखंड रीजन की तरफ मिलेंगे। वहाँ जहाँ पर देखिए जल स्तर कम होता है वहाँ पर ये कुआं और नलकूप काम नहीं करेगा। तो गंगा और यमुना का मैदान जो है उत्तर प्रदेश में, जहाँ गंगा और यमुना की ओर सहायक नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पे जल स्तर ऊंचा है क्योंकि पानी सरप्लस है, वर्षा भी है और नदियाँ पानी लगातार ला रही हैं, उससे जल स्तर भी मेंटेन रहता है। तो वहाँ पर कुआं से भी आसानी से पानी मिल जाएगा और ट्यूबवेल से भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर बहुत गहराई तक आपको बोरिंग करनी पड़ेगी तो पानी आप नहीं निकाल पाएंगे, काफ़ी व्यय होगा और पानी की मात्रा भी नहीं मिल पाएगी। तो ये है। अब एक तो प्रश्न इस तरह का मिलता है कि यूपी में जो सिंचाई के संसाधन हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो आपको ये सब जो हमने बताए हैं 4 तरीके, इन पे आपको डिटेल में बात करनी होगी, यानी इनके विषय में आपको बताना होगा। तो वो चीज़ें अभी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। लेकिन उससे पहले आइए हम ये जानें कि उत्तर प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है, उन हम चारों पे अभी बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप देखें शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है, इसको आप समझ लें पहले। शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसे कि कोई एक क्षेत्र है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है, इसमें फसलें उगाई जाती हैं या बोया जाता है, ठीक है। तो एक साल में ये टोटल एरिया है, मान लेते हैं कोई एक एरिया है टोटल, और एक पार्टिकुलर वर्ष का समय लेंगे तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र होता है एक वर्ष में, एक वर्ष में किसी भी साधन से, किसी भी संसाधन से कम से कम एक बार, कम से कम एक बार सिंचित क्षेत्र। देखिए अब इसमें मान लेते हैं कि इतना एरिया है जहाँ पर कम से कम एक बार पानी तो साल में सिंचाई हो ही जाती है, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, सो गुड है, लेकिन मिनिमम एक बार तो हो ही जानी चाहिए। उसी को कहते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र। मान लेते हैं कि किसी के पास में 100 एकड़ ज़मीन यहाँ पे बोई गई है, 100 एकड़ है, मान लेते हैं टोटल 100 है, और 100 में से 80 एकड़ ऐसा है जहाँ पर कम से कम एक बार पानी तो साल में लग ही जाता है, यानी सिंचाई हो जाती है, मिनिमम एक बार तो हो ही जाती है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र उसमें कितना हो जाएगा? 80 एकड़। बात समझ गए? तो ये है शुद्ध, यानी एक वर्ष में किसी भी संसाधन से, चाहे ट्यूबवेल से हो, नहर से हो, या किसी भी तरीके से, जो हमने 4 अभी बताए थे आपको, कम से कम एक बार तो सिंचाई उस क्षेत्र में हो ही जाए, वही क्या है? वही है शुद्ध सिंचित क्षेत्र। तो एक तो हो गया ये शुद्ध सिंचित क्षेत्र, आप समझ गए। देखिए हर पूरा एरिया सिंचित नहीं है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितनी खेती की जाती है वो सब सिंचाई में ही आती है। किसी किसी ज़िले में तो 100% है। मेरठ और पश्चिमी क्षेत्र में जाओगे, मेरठ वगैरह में, तो पूरा का पूरा 99% तक का सिंचित क्षेत्र है, यानी कि सब कहीं पानी पहुंच रहा है, साल में कम से कम एक बार पानी तो पहुंच ही रहा है सिंचाई का। लेकिन उधर अभी बुंदेलखंड तरफ आओगे तो आपको 30 से 32% मिलेगा, यानी कि 70% एरिया ऐसा रह जाता है कहीं कहीं पे जहाँ पानी पहुँचता ही नहीं साल में, यानी सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, टोटली डिपेंड है रेनफॉल पे। वर्षा होगी तो होगी फसल, नहीं तो जो भी ईश्वर के भरोसे है। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र। अब यही एक चीज़ आपको मिलती है सकल, सकल सिंचित क्षेत्र। सकल सिंचित क्षेत्र क्या है? अभी देखिए, अभी हमने सिर्फ बात की थी कि एक वर्ष में किसी भी संसाधन से कम एक बार सिंचाई हो जाए एक फसल पे, ठीक है। तो सकल सिंचित क्षेत्र में हर एक फसल को, देखिए एक साल में कई फसलें यूज की जाती है ना, जैसे कि ये एक एरिया है, इसमें पहले एक फसल बोई गई होगी, तो मान लेते हैं इतना एरिया सिंचित किया गया, और उसके बाद दूसरी फसल बोई गई, फिर जो है एरिया सिंचित किया गया, फिर इसके बाद तीसरी फसल बोई गई तो फिर वो एरिया सिंचित किया गया। यानी कि जब 3 फसलें हो गई तो 3 फसलों में 3 बार सिंचाई हुई, मिनिमम एक बार सब में सिंचाई हुई। किसी फसल में 2 बार हो गई तब भी एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि 3 फसलों के, यानी अलग अलग फसलों में जो सिंचाई की जाती है वो टोटल जोड़ ली जाती है। यानी 2 फसलें पैदा की गई तो 2 बार वो जोड़ लिया गया एरिया, तो वो कहलाता है सकल सिंचित क्षेत्र। यानी कि ऊपर वाले जो भाग हम कर रहे हैं वहाँ एक ही बार जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर जितनी फसलों में जितनी
फसलें की जा रही हैं, हर एक बार वो एरिया जोड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या है, लिखेंगे आप कि एक वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत, एक वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत, विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का योग है ये। यानी कि मान लेते हैं कि एक पहली फसल में मान लेते हैं कि टोटल एरिया 100 है, 100 में पहली फसल हुई यानी फसल नंबर 1, तो इसमें 80 हेक्टेयर आपका सिंचित हुआ। फिर दूसरी फसल बोली गई वहाँ पे और उसमें जो है 70 आ गया, और तीसरी फसल फिर बोई गई, फिर उसमें 90 सिंचित हुआ। तो 80 + 70 + 90 ये सकल हो जाएगा, सकल सिंचित क्षेत्र। अब एक ही फसल को 2 बार सिंचित कर दिया गया है तो वो नहीं, एक फसल का एक ही बार जोड़ लिया गया। 3 फसलें हुई, तीनों बार उस क्षेत्र की सिंचाई हुई, तो जितना जितना सिंचाई हुई वो टोटल जोड़ लिया गया, वो हो गया सकल सिंचित क्षेत्र। तो एक ही वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का योग क्या कहलाता है, सकल सिंचित क्षेत्र। अब सिंचाई क्षेत्र है क्या, मतलब जब हम किसी, अभी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सिंचाई क्षेत्र कितना है, तो सिंचाई क्षेत्र होता क्या है। यहाँ आप सिंचाई क्षेत्र हर बार पूछ रहे हैं, तो सिंचाई क्षेत्र क्या चीज़ है। शुद्ध सिंचाई क्षेत्र आप समझ लिया, सकल सिंचाई क्षेत्र समझ लिया, तो सिंचाई क्षेत्र होती क्या चीज़ है। सिंचाई क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, जितना क्षेत्र बोया जाए। देखिए टोटल खेत का मतलब नहीं होता यहाँ पे कि 10 बीघा खेत है और उसमें से 9 बीघा बोया गया, तो बोया गया क्षेत्र 9 बीघा होता है, और फिर उसमें से मान लेते हैं 8 बीघा सींचा गया, तो 9 में से 8 कितना % हुआ, यही होता है सिंचाई क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र वही होता है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र का, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत, ये क्या कहलाता है, सिंचित क्षेत्र या सिंचाई क्षेत्र कहलाता है। यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में का नहीं, में लिखे तो सही आएगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्या कहलाता है, सिंचाई क्षेत्र कहलाता है। तो अब उत्तर प्रदेश में कितना है, ये उत्तर प्रदेश में कितना सिंचित क्षेत्र है, आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रों में प्रतिशत में विविधता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में विविधता है, यानी एक समान नहीं है, तो वो आपको जब आंसर लिखना होगा तो उसमें इस चीज़ को मेंशन करना होगा। यूपी में सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, पहले आप ये लिखें, यूपी में सिंचित क्षेत्र कितना है, 86.7%, ये यूपी में है। लेकिन उत्तर प्रदेश ये शुद्ध बोए गए क्षेत्र का है। देखिए तो जो बोया गया होगा उसमें जितना सींचा गया तो वो कितना है, बोए गए में से कितना सींचा गया, 86.7%। ये टोटल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं का प्रतिशत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 100 बीघा आपका खेत हो तो उसका % है, नहीं, 100 बीघा का % नहीं है। 100 बीघा में से पहले तो देखो कितना बोया गया, मान लेते हैं बोया गया 50%, तो 50 बीघा बोया गया। अब 50 में से 25 बीघा सींचा गया, तो वो 50 में से 25 बीघा यानी 50% सींचा गया, सिंचित क्षेत्र हुआ। और जो बोया नहीं गया उससे मतलब नहीं। तो सिंचित क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो बोए गए क्षेत्र के संदर्भ में बात की जा रही है, ना कि टोटल क्षेत्र की। तो उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कितना है, 86.7% है। लेकिन क्षेत्रीय विविधता है इसमें। देखिए यूपी की भौगोलिक स्थिति के कारण, देखिए यूपी की भौगोलिक विविधता के कारण, यानी भूगोल अलग अलग है, हम भौगोलिक स्थिति से सबसे पहले पढ़े थे। यूपी की भौगोलिक विविधता के कारण सिंचाई में क्षेत्रीय विविधता है, सिंचाई में भी क्षेत्रीय विविधता है। अब यही प्रश्न बन जाएगा, बस विविधता है, सिंचाई में भी क्षेत्रीय विविधता है। यानी कि आप कहे तो रहे हो कि यूपी में इतने सिंचित क्षेत्र है, तो हर जगह नहीं है, कहीं पे इससे ज़्यादा भी है और कहीं पे कम है, ये औसत है। तो क्षेत्रीय विविधता है, तो कहाँ पे कितना है। अगर हम यूपी के मैप पे बात करें
तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र और देखिए मध्य क्षेत्र, यूपी का मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, और एक हम बुंदेलखंड क्षेत्र पठारी क्षेत्र लेंगे, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में अगर हम देखें तो सब जगह अलग अलग है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जो आपको मिलेगा वो पश्चिमी क्षेत्र है, 96.8%। यहाँ पे कितना है, 96.8% पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र में जो है 87.7% है। पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो 82.5%, और बुंदेलखंड रीजन में देखोगे तो 62.4% आ जाएगा। यानी सबसे कम जो है वो बुंदेलखंड रीजन में आपको देखने को मिलता है सिंचित क्षेत्र। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी क्षेत्र पे। देखिए यूपी के मैप को आप देखें, अगर यूपी के मैप को अगर देखें तो इसको अगर हम बांट लें कि ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये हो गया पश्चिमी, फिर ये हो गया मध्य क्षेत्र, और ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। और अगर हम इसको ऐसे ये निकाल दें बुंदेलखंड का रीजन, तो ये हो गया बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, ऐसे डिवीज़न बनेगा। तो देखिए जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे खूब सारी नहरें हैं। अभी जब हम नहरों पे बात करेंगे तो देखेंगे कि यहीं से पूर्वी गंगा, पूर्वी यमुना, अपर गंगा, ये सब निचली यहीं से निकलती हैं। बहुत सारी यहाँ पे नहरें निकाली गई हैं, और नलकूप भी इधर बहुत डेवलप है। यहाँ नलकूप यानी ट्यूबवेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर डेवलप है। तो पश्चिमी क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ मेरठ वगैरह में तो 100% तक सिंचित क्षेत्र मिलेंगे आपको। 96.8% जो बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है वो क्या है, वो सिंचित में आता है। सिंचाई वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन जब मध्य की तरफ बढ़ते हो तो देखिए धीरे धीरे घटता जाता है सिंचित क्षेत्र। मध्य की तरफ आओगे तो 87.7% पे आ जाओगे, और जो पूर्वी पे आओगे तो सबसे कम पे आ जाओगे, यानी इस ऊपर वाली बेल्ट में 82.5% है। और बुंदेलखंड में आओगे तो सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 62.4%। तो उत्तर प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में सबसे जो पिछड़ा इलाका वो कौन सा है, वो पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड। यहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। मैदानी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घट रहा है। तो नदियाँ जो हैं वो सब इधर से आती हैं और इधर की तरफ बढ़ती हैं आगे की तरफ। यहाँ नहरों का जो डेवलपमेंट किया गया है पश्चिमी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में आपको बहुत से ज़िले ऐसे मिल जाएंगे जहाँ 98, 99 और 100% तक सिंचित क्षेत्र है। यानी जितना बोया जाता है सब सींचा जाता है, सब सिंचित है, सुविधा है वहाँ पे। नलकूप भी बहुत पश्चिमी क्षेत्र में आपको डेवलप मिलेंगे। यहाँ मेरठ है, मतलब गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है, इधर सब है आपके, अमरोहा है, ये सब कुछ आपका इधर मिलेगा। मध्य में कम हो जाएगा, पूर्वी में और कम हो जाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के जो साधन हैं, यहाँ नहरें वगैरह कम हैं। नहरें हैं, ऐसा नहीं नहरें नहीं हैं, यहाँ पे तालाब और झीलों के माध्यम से भी होती है सिंचाई। बुंदेलखंड का जो परसेंटेज है वो 62.4% है सिंचित क्षेत्र, यानी जितना बोया जाता है उसमें से इतना ही सींचा जाता है। तो ये विविधता है। आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रीय विविधता है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड आप देख रहे हैं कि अलग अलग हर जगह पे आ रहा है। जबकि पूरे यूपी का परसेंटेज कितना है, 86.7% है सिंचित क्षेत्र में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंचित क्षेत्र क्या है, बोए गए क्षेत्र का, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसमें का जितना सींचा गया वो प्रतिशत कितना है, वो है सिंचित क्षेत्र। तो वही हमने यहाँ पर आपको मार्क किया है। वैसे अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सिंचाई में बेहतर है, गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे नलकूप वगैरह से बहुत बढ़िया सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा भारत में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूप से ही होती है, और उत्तर प्रदेश में तो होती ही है। अब आइए हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, यूपी का जो हमने बताया आपको, ये
आइए अब हम एक एक पॉइंट पर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो सिंचाई के लिए कौन सा जल प्रयोग किया जाता है वो भी आप पॉइंट लिख लें, क्योंकि उसमें प्रश्न बनेगा आपका। सिंचाई के लिए सतही जल, सतही एवं यानी सरफेस वाटर, सतही एवं भूमिगत अंडरग्राउंड भूमिगत जल दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग करते हैं यूपी में। अब देखिए, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि सतही जल का कौन कौन सा संसाधन है। सतही जल से यानी नहरें, झील, तालाब, ये क्या है? सरफेस वाटर है। तो आपको पता है नहरें बनाई गई हैं, झीलें और तालाब बनाए जाते हैं, तो इनका वाटर सरफेस पे होता है। तो सरफेस वाटर से जब सिंचाई की जा रही तो सरफेस वाटर का ये हो गया संसाधन। और भूमिगत जल, भूमिगत जल से कौन से संसाधन है? तो उसमें है नलकूप यानी बोरिंग, ट्यूबवेल, नलकूप है और कुआं है। ये किस में आ गए? ये भूमिगत जल। भूमिगत जल के संदर्भ में एक फैक्ट लिख लें कि जो भूमिगत जल है उसका सबसे ज़्यादा दोहन जो है वो कौन से ज़िले में किया जाता है? यानी अपने भूमिगत जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला नोट करके लिख लें। प्रतापगढ़ अपने भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करता है, भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करता है, सर्वाधिक प्रयोग करता है प्रतापगढ़। यहाँ पड़ेगा प्रतापगढ़। तो ये हो गया सिंचाई के लिए सतही एवं भूमिगत जल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से सतही संसाधन है, कौन कौन से भूमिगत वाले में संसाधन है, वो आपने देख लिए। अब देख लिया, सिंचाई के लिए 3 प्रकार की परियोजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। बृहद परियोजना होती है यानी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं सिंचाई के लिए, मध्यम परियोजनाएं और लघु परियोजनाएं। तो सिंचाई के लिए 3 प्रकार की परियोजनाएं होती हैं। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं देखिए 3 हैं। एक होती बृहद यानी बहुत बड़े आकार की बृहद परियोजनाएं। बृहद का मतलब है ये काफ़ी बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए प्रबंध किया जाता है इसमें, इन परियोजनाओं में। तो इसमें आते हैं बांध एवं नहरें, यानी बांध बनाए जाते हैं। इस परियोजना के तहत जो है बांध बनाए जाते हैं और उससे नहरें निकाली जाती हैं। तो आपको पता है ये बांध बनाना कोई छोटा काम नहीं है, नहरें खोदना भी कोई छोटा काम नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्तर पे परियोजनाएं चलाई जाती हैं और ये किससे रिलेटेड? सिंचाई से रिलेटेड हैं। मध्यम, मीडियम मध्यम परियोजनाएं। अब मध्यम परियोजनाओं में छोटी नहरें होती हैं, छोटी नहरें, छोटे बांध वगैरह बनाए जाते हैं। और लघु परियोजनाएं यानी छोटी छोटी परियोजनाएं। लघु परियोजनाओं में जो है आपके आ जाते हैं जैसे नलकूप हैं, जैसे कुआं है, ये छोटे छोटे काम हो गए। और जैसे तालाब खोदना हो गया, तालाब से झील है, ये सब किस में आ जाते हैं? लघु में आ जाते हैं। नलकूप, कुआं, तालाब, झील वगैरह लघु परियोजनाएं हैं। तो इस प्रकार से सिंचाई के 3 प्रकार की परियोजनाएं प्रयोग की जाती हैं। अब आइए हम जो हमने आपको बताया कि जो नहरें हैं उन पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल में। हालांकि भी नहरों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिंचाई के संसाधन हैं, एक तो है आपका नलकूप, यूपी में नलकूप है, एक है कुआं, कुआं से, और नहरें हैं और तालाब हैं या झील हैं। तो इन 4 पे हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। और फिर नहरों पर देखिए, ये तो छोटे टॉपिक हैं, ये तीनों छोटे टॉपिक हैं। इस पे जितना आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा वो उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन जो नहरें हैं, नहरों पर हम बेसिक बात आज करेंगे। और यूपी में कौन कौन सी नहरें हैं वो एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें बहुत सी नहरें हैं जिनके विषय में आपको जानना है। तो उसके लिए हम एक और क्लास करेंगे नहरों पर स्पेशली। तो आइए देखें, सबसे पहले हम देखते हैं नलकूप, उससे कहाँ कहाँ सिंचाई कैसे की जाती है, क्या तरीका होता है और उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या फ़ायदे हैं। दोनों चीज़ें आपको जाननी होती हैं। चलिए कुआं बात कर लेते हैं पहले। कुआं,
यानी वेल। आपको पता है कुआं, तो आप जानकारी आपको होगी ही कि कुआं का बहुत प्राचीन काल से उपयोग करते आ रहे हैं हम लोग। और कुआं तो खुदवाते थे, राजा महाराजा या जो होते थे शासक लोग, वो कुआं बनवाते थे। और कुआं बनवाना कोई छोटी बात नहीं होती है, कुआं बनवाना एक बड़ी बात होती थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में बहुत ज़्यादा कुएं नहीं होते थे, 1 या 2 कुएं होते थे पहले, और उन्हीं से पूरा गांव जो है वो पानी पीता था। तो पानी पीने के लिए यानी पेयजल का जो सबसे प्रमुख उसमें साधन था, तालाब थे, नदियां थीं, और उसमें ये जो कुएं बनाए जाते थे, झीलें वगैरह, यही सबसे पानी पीते थे लोग, झील से, तालाब से, नदी से। तो हर एक गांव की पहुंच झील और तालाब तक नहीं होती थी, नदियों तक भी नहीं होती थी, नदी से दूर भी रहते थे लोग, तो कुआं बनवाए जाते थे। कुआं का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए भी किया जाता है यूपी में। तो हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो कुआं का प्रयोग जो है प्राचीन समय से ही हो रहा है। प्राचीन समय से जो कुआं है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है, करते हैं। अब देखिए 8.8% लगभग 8.8 या 8.9% के लगभग जो है वो कुआं से सिंचाई की जाती है। तो 8.8% कौन सिंचित कर रहा है, वो कुआं से किया जाता है। अब कुआं तो इस तरीके से एक गहरा गड्ढा होता है ज़मीन में, इस तरह से कुआं होता है। तो कुएं का पानी तो बहुत अंदर होता है ना, नीचे, यहाँ पे वाटर लेवल बहुत डाउन है, तो नीचे पानी होता है। तो ये पानी ऊपर आएगा कैसे, ये कुएं का पानी ऊपर कैसे आएगा, ग्राउंड तो ये है, ज़मीन ये है। तो इस पानी को निकालने के लिए कई तरीके प्रयोग किए जाते हैं। इसमें रेहट लगाया जाता है, चरसा लगाया जाता है, या बाल्टी सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो कई सिस्टम से कुएं का पानी बाहर निकाला जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा रेहट सिस्टम, तो आपको समझ में आएगा। एक इस तरीके से इसके अंदर एक वो लगा दिया जाता था, एक बेल्ट चैन सिस्टम होता था इस तरीके से, ऐसे यहाँ एक चरखा लगा करके एक यहाँ इसको घुमाया जाता था। इसमें छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी होती हैं, छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी होती हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि ये जब बाल्टी नीचे जाती है तो यहाँ से पानी भर लेती है, और फिर ये सीधी हो जाती है और ऊपर आती है, और जैसे ही यहाँ पे आती है तो पानी को ये इस तरीके से यहाँ पे निकाल देते हैं। ऐसे गिरता जाता है पानी, तो भर के आता है और निकालता जाता है। यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये आएगा और ऐसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल देता है पानी, और फिर ये बाल्टी उल्टा होके नीचे चली जाती है और ऐसे फिर भर के फिर ऊपर आती जाती। तो ये सिस्टम देखा होगा, बैलेट कहते हैं इसको, या रेहट सिस्टम। और भी चरसा सिस्टम होते हैं, बाल्टी सिस्टम होते हैं, कई तरीके से कुएं का पानी जो है वो निकाला जाता है। ये काफ़ी श्रम वाला काम है। तो देखिए कुआं में क्या होता है, कुआं जो है वो कहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको। देखिए कुआं जो है वो पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी जगह ये हैं, सभी जगह। यानी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में कुआं डेवलप करना आसान नहीं है, वहाँ कुआं से सिंचाई वगैरह नहीं होती है। यहाँ पे पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके ये कहाँ पे पाया जाएगा विशेषता, ये गंगा एवं यमुना, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, गंगा एवं यमुना के मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें भूमिगत जल का प्रयोग होता है, भूमिगत जल का उपयोग है इसमें उपयोग। और तो ये जो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या है, नदी के क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा होता है, जल स्तर ऊंचा होता है, तो वहाँ कुआं जो है सफल है, वहाँ कुआं सफल है। तो ये जो गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहीं पे कुआं वाला सिस्टम सक्सेसफुल होगा। क्योंकि कुआं में क्या है, भूमिगत जल का उपयोग है, यानी अंदर का पानी। तो भूमिगत पानी वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ नदियाँ तालाब वगैरह खूब हैं, तो पानी वहाँ नीचे रिस के जाता है, जल स्तर मेंटेन रहता है, तो कुआं वहाँ सफल है। बाकी पठारी और मैदानी क्षेत्रों में जो है पानी अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा, तो वहाँ पे कुआं सफल नहीं है, इसीलिए वहाँ कुआं नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है
हमने गंगा यमुना के मैदान पे बात कर ली, तो कैसे इसमें देखिए रेहट है, ढैकली है, ये सब तरीके हैं। रेहट, ढैकली, बाल्टी, पंप, ये सब लगाते हैं। रेहट, ढैकली, बाल्टी, पंप भी अब आजकल लगाने लगे हैं, यानी इंजन का सेट भी कुआं में लगा करके कर लेते हैं। हैंड पंप आदि से सिंचाई की जाती है इससे। देखिए आजकल तो डीजल और बिजली के पंप भी कुआं में डाल के पाइप, उससे भी पानी निकाल लेते हैं, तो वो तो खैर आधुनिक हो गया। लेकिन ये रेहट और ढैकली है सिस्टम, ये पुराने हैं, इनसे जो है आपका बहुत पहले से किया जाता है। चरसा भी है इसमें, एक और लिख लीजिए, चरसा, बलदेव बाल्टी, तरीका है ये, बलदेव बाल्टी आदि तरीके जो हैं इसमें यूज किए जाते हैं। रेहट है, ढैकली है, चरसा है, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। रेहट, ढैकली और चरसा तरीका होता है, इससे आपका जो है कैसे कुआं से पानी निकाला जाता है। और कुआं से सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें जो है गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोंडा है, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, ये सब यूपी में यहाँ बात कर रहे हैं। गोंडा है, बहराइच है, यहीं बस्ती है, सुल्तानपुर है, ये सब इलाका है। तो गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, आजमगढ़, बलिया, यहाँ तक चले गए, बलिया तक पूरा, आजमगढ़, यहीं पे फैज़ाबाद यानी अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, आजमगढ़। हमने बताया ना कि देखिए यहाँ तक आते आते खूब सारी बाढ़ हो जाती है, नदियाँ यहाँ बाढ़ ले आती हैं। जैसे इधर से जब आती नदियाँ, यहाँ तक आते आते खूब सारा पानी आ जाता है, तो यहाँ जलस्तर खूब बढ़िया है, तो कुआं यहाँ सफल है, पानी की अधिकता है। तो गोंडा अंडरग्राउंड वाटर में गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, फैज़ाबाद और बलिया आदि जिले, ये सब इधर की बात हो रही। पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, इन जिलों में कुआं जो है सिंचाई के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपको एरिया ज़रूर पता होना चाहिए। हमने यूपी का मैप पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरे ज़िले आपको बताए हुए हैं। ये सारे ज़िले आपके यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आप देख रहे हो। हमने बताया था यहाँ जो है गैंडा जो है, आगे सब पूरी कहानी आपको समझाई थी हमने, वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आपको ज़िले ज़रूर मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आप पश्चिमी क्षेत्र की बात करोगे अभी, तो कुछ ज़िले आसपास के आपको बताने होंगे, बुंदेलखंड के कुछ ज़िले आपको याद होने चाहिए। हम सभी ज़िले नहीं रटने बैठ जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से ज़िले हैं। जैसे एटा है यहाँ पे, तो इटावा यहाँ पे है, औरैया यहाँ पे है, हमीरपुर यहाँ है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, मिर्ज़ापुर करें तो आपका कलम वहाँ पहुँचना चाहिए कि मिर्ज़ापुर की बात हो रही थी। यहाँ है चंदौली, यहाँ है गाजीपुर, यहाँ है बलिया, यहाँ है कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच, ये सब पूरा एक इलाका आपको लगभग आइडिया होना चाहिए। तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि इस क्षेत्र की किसी समस्या पे बात हो रही है, किसी क्षेत्र में किसी संसाधन की बात हो रही है, तो उस क्षेत्र के 2-4 एरिया आपको पता होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब देखिए आसपास के ज़िले हैं पूरे, गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैज़ाबाद, बलिया ज़िले सब देखोगे यहीं पे आपको मिल जाएंगे, इसी इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुआं से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। 8.8% सिंचित क्षेत्र इससे होता है। अब देखिए मध्य और पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक ये होता है, मध्य और पूर्वी क्षेत्र, यहाँ मध्य से लेके पूर्वी क्षेत्र तक कुआं है। अब कुआं की कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है। देखिए कुआं से सिंचाई में समस्याएं ये है कि कुआं जो है, एक तो इसके जो पानी निकालने वाला सिस्टम है वो काफ़ी परिश्रम का काम है, मेहनत का काम है, और काफ़ी धीमे सिंचाई होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाला जाता है और बैल वगैरह का इस्तेमाल करके, तो काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी धीमी सिंचाई होती है, और बहुत बड़ी कृषि में इससे सिंचाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुआं का जल स्तर जो है वो डाउन हो जाएगा तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। यानी छोटे खेत हैं, छोटी सिंचाई है, तो वहीं पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, हमने पहले आपको बता दिया। तो कुआं के साथ समस्याएं क्या है, कुआं का पानी भूमिगत जल का प्रयोग करता है, और भूमिगत जल का स्तर जो है, अगर वर्षा की पर्याप्त मात्रा नहीं है,
सतह पर नदियाँ, तालाब, झीलों में पानी का संचय नहीं है तो भूमिगत जल का स्तर डाउन हो जाएगा, जिससे कुएँ क्या होते हैं, पानी छोड़ देते हैं, यानी उनका पानी मिलना बंद हो जाता है। तो समय समय पर आपको उस क्षेत्र में पानी रिचार्ज करने की व्यवस्था पर काम करना चाहिए, यानी ऊपर तालाब बनाए जाने चाहिए, पानी को संचित किया जाना चाहिए, जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल ऊपर आ सके, तो कुओं की जो पानी है वो मिलता रहे। तो कुएं के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। बाकी प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो कुएं में आपने ये देख लिया चीज़ें क्या हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में कुएं का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखें, नलकूप। नलकूप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नलकूप से हमने बताया ना सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से ही होती है, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नलकूप यानी ट्यूबवेल, नलकूप, ट्यूबवेल लगभग 75% हमने बताया ना कि 74.9% लगभग 75% जो है वो किससे हो रहा है, वो नलकूपों से ही सिंचाई की जा रही है। तो नलकूप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है देश में और उत्तर प्रदेश में। देखिए, देश में एवं यूपी में नलकूप जो है वो प्रमुख साधन है, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। यानी यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे हो रही है, नलकूप से हो रही है। और ये पश्चिमी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय साधन है। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में नलकूप और नहरें सब ज़्यादा है। तो यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में नलकूप लोकप्रिय साधन है, लोकप्रिय साधन है। यहाँ नलकूप सबसे ज़्यादा यहाँ है, कुआं सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो नलकूप कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नलकूप है। नलकूप से कितने % सिंचाई की जाती है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए, नलकूप दोनों प्रकार के होते हैं। नलकूप सरकारी भी होते हैं, सरकारी ट्यूबवेल, और प्राइवेट भी होते हैं। नलकूप जो है वो ये सरकारी भी लगते हैं, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा ट्यूबवेल लगे होते हैं। सरकारी एवं निजी दोनों हैं, निजी ज़्यादा हैं, निजी नलकूप अधिक हैं। देखिए, ये सरल है, सरल है, सस्ता है, निजी स्वामित्व में भी आ जाता है, निजी स्वामित्व, सरल भी है। बोरिंग किया, एक पंप खरीद लाए डीजल या बिजली वाला और लगा दिया और पानी शुरू, तो सरल है इसको बनाना। अभी नहर बनानी हो तो नहर क्या कोई व्यक्तिगत स्तर पे नहरें बना सकता है, नहर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, नहर के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन नलकूप में ये समस्या नहीं है, नलकूप कम जगह में बन जाता है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। एक छोटी सी जगह खेत है, खेत के एक कोने में नलकूप सिस्टम लग जाता है, एक बोरिंग किया, वहीं पे एक इंजन बना दिया और बस पानी सप्लाई शुरू, ट्यूबवेल। और इसको आप व्यक्तिगत निजी स्वामित्व में है, और इसको आप अलग अलग खेतों में कई जगह लोग करा लेते हैं। जैसे इनका एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पे है, गांव में एक खेत यहाँ है, तो लोग हर खेत में करा लेते हैं नलकूप सिस्टम। तो नल इंजन एक ही ले लिया, एक बोरिंग यहाँ कर दी, एक बोरिंग यहाँ कर दी, एक इंजन यहाँ उठा के रख दिया, जाके वहाँ पे सिंचाई करना शुरू कर दिया। तो ये सरल है, सस्ता है। सस्ता का मतलब कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 50,000 1 लाख में सिस्टम शुरू हो जाता है। और निजी स्वामित्व में आ जाता है, तो निजी स्वामित्व में आ जाता है तो लोग इसका खूब यूज़ करते हैं। अपना पर्सनल खेत है, पर्सनल अपना बोरिंग करा लिया, पर्सनल अपना ट्यूबवेल लगवा लिया, तो निजी स्वामित्व। और इसका प्रबंधन भी आसान है, प्रबंधन आसान है। आदि कारणों से जो है, आदि कारणों से लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय है और खूब यूज किया गया। पश्चिमी क्षेत्रों में खूब बोरिंग करके खूब सारा नलकूप लगा दिया गया। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, इससे भूमिगत जल डिस्टर्ब होता है, पर्यावरण को खतरा होता है, क्योंकि सारा दोहन हो जाता है पानी का, पेयजल का। आप सिंचाई में अधिकतम उपयोग कर डालते हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डाउन चला जाता है। तो पीने वाला पानी बाद में आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि सतही जल पीने के लिए योग्य नहीं है। जो ऊपर तालाबों में, झीलों में, नदियों में पानी बह रहा है वो पीने योग्य नहीं है, उसको पीने योग्य बनाना पड़ेगा आपको, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा। लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने योग्य होता है। तो पीने योग्य पानी जो कि बहुत कम है अंडरग्राउंड में, उसको निकाल के आप सिंचाई में ज़्यादा यूज कर दिए तो
पीने योग्य पानी कम पड़ जाएगा, जबकि सिंचाई सतही जल से ज़्यादा की जा सकती है। तो ये सरल सस्ता है, निजी स्वामित्व में भी आ जाता है, प्रबंधन भी आसान है। प्रबंधन आसान का मतलब है अलग अलग खेतों में आपने बढ़िया सा सिस्टम फिट कर लिया, तो इस कारण से ये लोकप्रिय है। लेकिन इसके भी कुछ अच्छा, इसमें भी कौन सा जल यूज होता है? इसमें भूमिगत जल यूज होता है, भूमिगत जल उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। तो ये भी गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वहीं पे जल स्तर, वही कुआं वाला सिस्टम वाली बात है, जहाँ जल स्तर ऊंचा होगा वहीं पे नलकूप भी सफल होगा। तो भूमिगत जल उपयोग होगा। तो जहाँ जल स्तर, भूमिगत जल स्तर ऊंचा होगा, भूमिगत जल स्तर की बात हम कर रहे हैं, ऊंचा होगा, वहीं सफल है, वहीं पर ये सफल है, सक्सेसफुल है। अब इसके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? देखिए, समस्याएं ये हैं, हमने एक तो चर्चा की आपसे कि इसमें भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है और अत्यधिक जब दोहन कर लेंगे तो भूमिगत जल डाउन हो जाएगा, उसका स्तर डाउन हो जाएगा, जिससे गर्मियों के महीने में ये जो नलकूप हैं वो पानी छोड़ देते हैं, यानी पानी निकलना बंद हो जाता है। तो जब जल स्तर नहीं होगा तो ये सफल नहीं होगा। और दूसरी समस्या ये है कि जल स्तर ज़्यादा डाउन जाने से पीने वाले पानी की समस्या हो जाती है, क्योंकि पीने वाला पानी हम अंडरग्राउंड वाटर ही अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा वही यूज़ किया जाता है। हम बाहर के प्लांट का शोधित पानी कहाँ पी सकते हैं, क्योंकि वो महंगा है, उसको बनाना महंगा है। तो हम कुआं और बोरिंग करके पानी जो निकालते हैं नल से, वही ज़्यादा यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। तो पहले तो पोखर तालाब का भी यूज़ करते थे, लेकिन अब तो पोखर तालाब वाला तो बहुत नगण्य है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं झील वगैरह का पानी। तो इसमें क्या है, इसमें भूमिगत जल का अधिक उपयोग, अधिक दोहन हो जाने से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। समस्याएं जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तभी आपका होगा जब लाभ और फायदे सब आप बताओगे। तो लाभ भी हमने बता दिए और इसकी समस्याएं भी आपको जानना जरूरी है। सर्वाधिक सिंचाई किससे हो रही है? नलकूप से हो रही है। तो लाभ इसमें क्या है? कम लागत है, आसान है, छोटे बड़े सब तरीके से हो जाते हैं, यानी प्रबंधन आसान है, निजी स्वामित्व में आ सकता है। ये छोटे बड़े सभी प्रकार के आप करा सकते हो, छोटे बड़े। समस्याओं में, अब समस्याओं में क्या है कि अब ये जो एक समस्या और लिखें आप कि ये जो नलकूप हैं ये ऊर्जा से चलते हैं, यानी डीजल से या बिजली से। तो बिजली वाले तो बहुत कम हैं, डीजल वाले ज़्यादा हैं। डीजल वाले ज़्यादा हैं और डीजल के बढ़ते जो रेट हैं उसकी वजह से इसकी सिंचाई जो है वो अब थोड़ा महंगी पड़ने लगी है किसानों को। तो इसीलिए जो है किसान अब अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए अब सोलर पंप लगाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जो ट्यूबवेल है वो किससे चलाया जाए, वो सोलर एनर्जी से चलाया जाए। तो ये हो गई इसकी कुछ समस्याएं। अब इसमें आपको कुछ क्षेत्र भी पता होने चाहिए। देखिए, ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, मेरठ से लेकर के और आप अलीगढ़ वगैरह क्षेत्र हैं, जैसे मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इसमें क्षेत्र कौन से आ जाते हैं? मेरठ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर ज़िले, आदि ज़िले। देखिए, ये सब यही पश्चिमी क्षेत्र के हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, यहीं पे आपका फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यहाँ पे मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर, ये सब इसी पश्चिमी क्षेत्र के ज़िले हैं। मेरठ, यहाँ पे मेरठ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर आदि जो पश्चिमी क्षेत्र के ज़िले हैं वहाँ पे नलकूप सिस्टम है। ये यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय साधन है और यूपी में सर्वाधिक, ऐसा नहीं कि और जगह होता नहीं है, हमने सबसे ज़्यादा बताया, इधर क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है। यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से ही की जाती है। अब नलकूप के बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा तालाब और झील। आपको पता है कि तालाब और झील बहुत प्राचीन साधन है। आप प्राचीन इतिहास में भी पढ़ते हैं कि शासक जो होते थे, राजा लोग, वो तालाब और झीलें बनवाया करते थे, तालाब और झील बनाते थे शासक, और आज भी सरकारी स्तर पे बनाए जाते हैं तालाब, झील। ये भी जो है प्राचीन साधन है, प्राचीन समय से प्रयोग किया जाता है इनका।
करते हैं। आपको पता है कि एक झील सुदर्शन झील, कौन सी झील? सुदर्शन। कहाँ झील है सुदर्शन? ये हमने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ा है कि सुदर्शन झील गुजरात में, और किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। रुद्रदामन का अभिलेख याद कीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हमने बताया था कि गुजरात का रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसमें वो लिखता है कि मैं सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इसमें सिंचाई के साधन विकसित किए थे जो है अशोक ने, सम्राट अशोक ने नहरें बनवाई थी सुदर्शन झील से। तो यानी कि झीलें और तालाब ये सरकारी स्तर पे बनवाए जाते रहे हैं शासकों के द्वारा पहले से ही, और आज भी आपको पता है कि तालाब, गांव-गांव में तालाब खुदवाए गए। एक सरकार की योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी जो है उससे रोजगार गारंटी योजना है ये। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसके तहत जो है आपने देखा कि ग्राम सभाओं में तालाबों को सही किया गया है। आप अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा, हर गांव-गांव में जाके मजदूर वगैरह लगा के तालाब खुदवाए गए। जहां नहीं थे वहां नए तालाब खुदवाए गए, और जहां पे पुराने थे तो उनको जो है मेंटेन किया गया है, बढ़िया गहरा किया गया है, और आसपास फुलवारी वगैरह भी लगाई गई, मॉडल तालाब बनाए गए हैं। तो तालाब और झीलें प्राचीन समय से ही जल को इकट्ठा करने का साधन हुआ करते थे, लेकिन ये जो है वर्षा के जल पे डिपेंड होते हैं, यानी पानी बरसेगा तो तालाब और झील भरेगी। झीलों में तो खैर चलो छोटे मोटे नाले और नदियां भी आके कभी कभी गिरने जाती हैं तो पानी आ जाता है, लेकिन जो तालाब होते हैं वो तो पूरी तरीके से वर्षा पे डिपेंड होते हैं। ये पानी को संग्रहित करने का माध्यम है, वर्षा के जल को। तो ये बहुत पहले से ही ये नेचुरल, प्राकृतिक रूप से भी बने हैं और खोदे भी गए हैं बहुत सारे। तो प्राचीन समय से इनका उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए भी किया जाता रहा है, तालाब। तो ये पठारी क्षेत्र में प्रमुख साधन हैं वर्तमान में भी। पठारी क्षेत्र में प्रमुख साधन हैं ये। यहाँ बुंदेलखंड रीजन में आपको तालाब और झील से सिंचाई देखने को मिलेगी। ये जो है वर्षा जल पर निर्भर संसाधन है ये। देखिए, वर्षा होगी तभी तो तालाब और झील में पानी भरेगा, और बाद में इसको आप सींचोगे। तो इसको कैसे सींच सकते हैं, यानी तालाब के पानी को आप कैसे अपने खेत में पहुंचा सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, बेड़ी होता है एक, और ढैकची होता है। बेड़ी और ढैकची का प्रयोग करके, बेड़ी और ढैकची, पंप का भी प्रयोग कर सकते हैं, का प्रयोग करके सिंचाई की जाती है। भाई तालाब का पानी है तो पानी भरा हुआ है, और इसको इधर नाली में ले जाना है, तो क्या अपने आप तो जाने नहीं, तालाब तो गहरा होता है, खेत ऊंचे होते हैं। तो इसको जो है बेड़ी लगा के, बेड़ी क्या होता है, एक दो आदमी खड़े होते हैं और ऐसे पकड़ के, उसमें एक ऐसे पात्र होता है लोहे का, इस तरीके का एक पात्र होता है जिसमें एक रस्सी इधर होती है, एक रस्सी इधर होती है। तो एक इंसान इधर खड़ा होता है और एक इंसान इधर, फिर इसको झूले की तरह झुलाते हैं, और फिर इसको पानी में डुबो के उठा लेते हैं, और फिर उसमें आगे जो नाली होती है उसमें पानी को गिरा देते हैं, तो पानी आगे नाली में जाने लगता है। बहुत मेहनत का काम है, मैंने किया है बचपन में ये काम। हमारे गांव में खेत में पानी जो है वो लगाया जाता था, उसको कहते थे बेड़ी। इस तरह का एक नाव के जैसे एक संरचना बनी होती थी। बेड़ी जो है वो लकड़ी के या उसके लकड़ी से ही बनी होती थी, लकड़ी के फर्चों का इस्तेमाल करके, चटाई जिससे बनी होती उस तरीके की, और इसमें दोनों तरफ मजबूत रस्सी होती है, और एक इंसान इधर रस्सी पकड़ता है, एक इंसान इधर। तो इससे बीच में ना कोई पकड़ लो झूले की तरह, फिर उसको झुलाते हैं ऐसे, और फिर जब तालाब की तरफ जाता है तो ऐसे थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो तालाब में उसको पानी इसमें डुबो लेते हैं, और फिर ऐसे उठा के फिर आगे पलट देते हैं नाली में, और वो नाली आगे खेत में जा रही है। तो इसको कहते हैं बेड़ी। इसी तरह ढैकची होता है वो सिस्टम, एक बल्ली लगा करके, और आजकल पंप का भी प्रयोग करने लगे हैं, यानी डीजल पंप लगा करके तालाब का पानी खेत में पहुंचा देते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं पानी, लेकिन ये देखिए मेहनत का काम है, ये सब श्रम मांगता है कृषक का, और तभी खेत में आप इस पानी को पहुंचा पाएंगे। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आप इसको देखेंगे, इसको पठारी क्षेत्र में हमने बता ही दिया। ये जहाँ पर नहरें नहीं हैं,
नहरें कम हैं, कुआं नहीं है, वहाँ प्रयोग किया जाता है इसका, वहाँ प्रयोग करते हैं। तो अब इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। इसके साथ समस्याएं क्या है? समस्या देखिए, लाभ तो ये है कि ये सस्ता है, लगभग फ्री है। मतलब आप मेहनत कर लीजिए तो किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आप कर सकते हैं तो मेहनत करके पानी तालाब से ले जाइए खेत में। पंप वगैरह लगाएंगे तो डीजल का खर्चा होगा। लेकिन इसके साथ तालाब और झील के साथ समस्या ये है कि ये वर्षा जल पर डिपेंड है, और गर्मियों के महीने में जब सिंचाई की आवश्यकता होती है उसमें तालाब का पानी भी सूख जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर होकर कृषि नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका पानी जो है वो गर्मियों में सूख जाता है। तालाब पे पानी बहुत कम हो जाता है, फिर उसको आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, और उसी समय सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसके साथ एक समस्या है। दूसरा, ये बहुत श्रम मांगने वाला काम है, यानी इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, तब तालाब का पानी खेत में पहुंचा सकते हैं। तो ये इसके साथ समस्या है। तो ये सब तालाब वगैरह क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं नहरें। नहरें दूसरे नंबर पे सिंचाई का साधन है। पहले नंबर पे नलकूप है और दूसरे नंबर पे हैं नहरें। परसेंटेज आप देखिएगा। तो नहरें जो हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं, कैनाल्स, नहरें। तो देखिए, नहरों में अगर हम बात करें तो नहर सिंचाई में यूपी में जो नदियों की, यूपी की जो भौगोलिक अवस्थिति है, अगर आप इंडिया के मैप पे आप देखते हो कि यूपी का जो सिचुएशन है, ये आपको बात जाननी ज़रूरी है, क्योंकि ये है यूपी, यहाँ पे है यूपी, तो ये हिमालय है। यूपी में नदियाँ आती हैं हिमालय की तरफ से। इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ यूपी में आती हैं, हम नदियों को पढ़े थे। और हिमालय की तरफ से आने वाली नदियाँ सदा नीरा होती हैं, यानी वर्ष भर पानी उनमें चलता रहता है, और ये सब नदियाँ जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती हैं। तो नदियों का पानी डायरेक्ट नहीं सींचा जा सकता, क्योंकि नदियों का बेसिन बहुत गहरा, नदियों का जो गहरान है वो खेतों से बहुत नीचे है, यानी पानी उसका आप नाली काट के खेत में नहीं ले जा सकते हैं। और नदियों के आसपास का काफ़ी एरिया जो है वो बड़ा उबड़ खाबड़ और उस तरह का होता है, तो वहाँ खेत निकट में होते भी नहीं हैं कि आप पंप सेट लगा लें। अगर पंपिंग सेट वगैरह लगाओगे तो काफ़ी लंबी पाइप बिछानी पड़ेगी आपको, तब नदी से पानी आप ले जा पाएंगे, वो काफ़ी खर्चीला काम हो जाएगा। तो नदी से डायरेक्ट खेत में पानी सिंचाई तो कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं लेकिन काफ़ी जटिल काम है। लेकिन इसके लिए प्रबंध ये किया गया कि क्यों नदियों से हम छोटी छोटी नहरें निकाल दें बांध बना करके। तो अब नदी से नहर निकालने के लिए बांध बनाना पड़ेगा, पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक जगह पे ऊंचा लेवल करना पड़ेगा, फिर हम उसको नहर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहरें यूपी में खूब डेवलप हुई हैं। नहरों में यूपी में डेवलप होने का जो प्रमुख कारण है वो है हिमालयी नदियाँ, हिमालय से आने वाली नदियों का सदा नीरा होना, उसमें पानी की सुलभता होना। इस वजह से यहाँ पर नहरों का खूब विकास किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है आपका कि यूपी की भौगोलिक स्थिति की वजह से, यानी इसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, यूपी की भौगोलिक अवस्थिति यानी कहाँ पर ये स्थित है, अवस्थित के कारण यूपी में हिमालयी सदा नीरा नदियाँ हैं, सदा नीरा नदियाँ बहती हैं। यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, काली, घग्गर, ये सब क्या है, ये सब हिमालय तरफ से आने वाली नदियाँ हैं, जो हमेशा पानी 12 महीने पानी इनमें आता रहता है ग्लेशियर्स से। तो ये नदियाँ बहती हैं, इसलिए यूपी में नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। तो नहरों के विस्तार एवं प्रबंधन में यूपी जो है अग्रणी है, नंबर 1 पे है। यूपी में नहरों से सिंचाई में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर आता है। कारण यही है कि पानी यहाँ खूब है। 83,000 हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्र है नहरों के, कितना है 83
83,000 हेक्टेयर क्षेत्र, इसमें जो है 75,000 किलोमीटर लगभग नहरों की लंबाई है। नहरों की कुल लंबाई, कुल लंबाई का मतलब है कि शाखा एवं उपशाखा यानी प्रशाखा मिलाकर, यानी एक नहर है उससे और नहरें मिलाई गई निकाली गई, सब मिला करके टोटल 75,000 लगभग किलोमीटर जो है वो नहरें यूपी में फैली हुई हैं। नंबर 1 पे है यूपी। 83,000 हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है। देखिए, नहरें निकाली जाती हैं बांध बना करके। नदियों का आपको पता है, नदियों का सारा पानी एटलास समुद्र में ही पहुंच जाता है। तो नदियां बाढ़ भी लाती हैं, जैसे ये नदी निकली पहाड़ से और ये समुद्र में आ गई नदी इस तरीके से बहती हुई। अब ये नदियां अपने यहाँ जब क्षेत्र में आती हैं तो इधर उधर बहुत सारा पानी जो है वो फैला देती हैं, जिसको बाढ़ कहा जाता है। तो ये नदियां आपदाएं लेकर के आ रही, बाढ़ में खेती भी बही जा रही है, लोगों के घर, आवास, पशु संसाधन सब कुछ तबाह कर देती हैं नदियां जब बाढ़ लाती हैं। तो इस बाढ़ का भी नियंत्रण हो जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ रही तो हमने यहाँ पे बना दिया बांध। अब नदी में बांध बना दिया, यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इधर उधर से पहाड़ थे, खूब सारा पानी यहाँ इकट्ठा कर लिया हमने, यहाँ से नहरें निकाल के इधर मोड़ दिया, इधर निकाल दिया, इधर निकाल दिया। यहाँ पे पानी की कमी थी तो पानी की कमी, यानी एक जगह की आपदा दूसरे जगह का संसाधन बन जाती है। यानी वही पानी आगे जा कर के किसी क्षेत्र में बाढ़ ला रहा था, बहुत ज़्यादा पानी था, और हमने पीछे ही बांध बना करके उस पानी को डाइवर्ट कर दिया नहरों के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में। तो जहाँ पानी की कमी थी वहाँ सिंचाई होने लगी और यहाँ की बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। यही तो बेनिफिट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, यानी ये जो बांध हैं, इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। तो हम अभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे तो आगे क्लासेस में बात करेंगे। यहाँ पर हम नहरों की उपयोगिता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहरों से हमारे कई मकसद हल हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं हर जगह हैं। तो आपने इसके लाभ देखे कि कितनी सारी नहरें बनाई गई, कितना सारा क्षेत्र जो है इससे सींचा गया। तो एक बार बन जाने के बाद में ये सिंचाई काफ़ी सस्ती पड़ती है, यानी पहले इसमें बहुत पूंजी लगती है। तो देखिए, ये इसके साथ समस्याएं क्या हैं? समस्याएं, लाभ तो इसमें हमने आपको बता दिया कि एक बार बन जाने के बाद में इसकी सिंचाई काफ़ी सस्ती पड़ती है, और नदियों में चूँकि सदा नीरा नदियाँ हैं तो पानी भी इसमें हमें खूब वर्ष भर मिलता रहता है। लेकिन समस्याएं क्या है नहरों के साथ में कि नहरें जो हैं निकालने के लिए आपको नदी पर बांध बनाने पड़ते हैं, और फिर नहरों की खुदाई करनी पड़ती है। तो खुदाई करने के लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ से नहर जाएगी तो खेत पड़ेंगे, बाग पड़ेंगे, खलिहान पड़ेंगे, और इस नहर को खोदने में बहुत सारा पैसा लगेगा, बांध बनाने में भी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय भी लगेगा, संसाधन खर्च होगा। तो नहर परियोजना बनाना यानी नहरें बनाना काफ़ी पूंजी गहन कार्य है, यानी पूंजी इसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगती है। भूमि का अधिग्रहण करना, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे क्या, नहरों पर ही आ जाएगा प्रश्न अलग से अगर, तो क्या लिखेंगे। तो समस्याएं क्या है? इसमें शुरुआत में बहुत पूंजी लगती है, क्योंकि ये बृहद परियोजना है। नहरों द्वारा सिंचाई बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, बृहद और मध्यम में। इसमें नहरों के सिस्टम में बांध भी बनाया जाता है, क्योंकि तभी तो नहर निकालोगे। तो बांध बनाने में, नहर को बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, और इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ता है, और बांध के पीछे जहाँ पानी भरेगा वहाँ भी लोगों को मुआवजा देना पड़ता है, उनको विस्थापित करना पड़ता है। भाई देखिए, जब किसी नदी के पानी को आप रोकोगे, जैसे ये नदी बहती जा रही थी, यही नदी मान लेते हैं, यहाँ कोई गांव है, यहाँ सब लोग रह रहे हैं, और नदी का पानी आपने यहाँ पे डैम बना दिया, बंद कर दिया। मान लेते हैं इधर एक पर्वत था, इधर एक पर्वत था कोई, आपको ये सिचुएशन बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम इतना बांध बना दें तो इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, तो पानी यहाँ सब इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये इसके बीच में जो जनता रह रही थी, क्योंकि अभी नदी तो इतनी जगह में बह रही थी, लेकिन जब इसको रोक दोगे तो ये पानी कहाँ जाएगा? फिर पानी बहुत क्षेत्रफल में जाके भरेगा एरिया में।
तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह तलाशी जाती है जहाँ कम से कम हम एक तरफ बांध बनाएं और बाकी जो है दो साइड से आपको कोई प्राकृतिक अवरोध मिल जाए, जैसे पर्वत है, ऊंचे क्षेत्र हैं, मिल जाए तो उसके बीच में पानी रुकने का रहेगा। तो अब क्या होगा, इसके बीच में जो खेत पात वन और जनसंख्या निवास कर रही थी वो सब बेकार हो जाएगा, वो सब पानी के नीचे चला जाएगा। तो वहाँ से लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, जो है हज़ारों की संख्या में लोग विस्थापित होंगे, गांव खेत खलिहान सब उसके अंदर डूबेगा। तो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है और बांध बनाने में बहुत सारा खर्चा भी आता है, उसके बाद नहर खोदने में खर्चा आता है। तो ये काफ़ी पूंजी वाला काम है। तो बाद में भी इसमें समस्याएं हैं, बाद में इसका मेंटेनेंस भी, नहरों की साफ़ सफाई, गाद यानी जो सिल्ट इकट्ठा हो जाती है बांध के पीछे और नहरों में, वो सब भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है समय समय पर। लेकिन एक बार जब ये बन जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक आप इससे उपयोग कर सकते हैं और इसमें कई तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे केवल सिंचाई नहीं, सिंचाई के अलावा पेयजल, पानी पीने के लिए भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। आप इसमें मछली पालन, इसमें जलाशय बन जाएगा ना इसके पीछे बहुत बड़ा। आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रूप से बांध के पीछे बड़ा हुआ सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, उसका क्या नाम है और वो किस ज़िले में है। तो इसमें मछली पालन हो जाता है, लेकिन समस्या है पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये इसके संग समस्याएं हैं और कुछ फ़ायदे हैं, आप इस पर लिख लीजिए पॉइंट्स में। तो नहरों पर आपने इतना देखा। अब नहरें जो हैं वो पश्चिमी यदि देखिए सबसे ज़्यादा नहरें वो रायबरेली में हैं 2843 किलोमीटर और सबसे कम है अमरोहा में। ये हमने पूरा टोटल बताया। तो सर्वाधिक जो है वो रायबरेली में, आप लिख लीजिए रायबरेली, यहाँ लखनऊ के पास रायबरेली। सर्वाधिक कहाँ है, रायबरेली में 2843 किलोमीटर और सबसे कम है अमरोहा में केवल 52 किलोमीटर नहरें लंबाई में। 75,000 किलोमीटर लगभग टोटल यूपी में नहरों की लंबाई है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी भाग में नहरों के घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यूपी के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सर्वाधिक है, नहरों का घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे पुरानी नहर जो है वो बताएंगे आगे हम, जब यहाँ पूर्वी यमुना नहर वो लिखना चाहो तो आप नहर में लिख सकते हो कि पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। 1830 में अंग्रेज़ों ने इसको फिर से स्टार्ट किया था, हालांकि ये मुग़ल काल के समय की बनी हुई नहर है। तो ये हो गया नहरें। अब आपने देखिए नलकूप, कुआं, नहरें और तालाब, झील का एक सिस्टम समझा कि यूपी में सिंचाई इतने तरीके से होती है। अब इसमें और चीज़ों में ज़्यादा नहीं, लेकिन झीलों पर हम एक अलग चैप्टर कर लेंगे। झीलें कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो तो आपको अलग से पढ़ना ही है, झीलें और आर्द्र भूमियाँ। लेकिन नहरें कौन कौन सी हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो 8-10 नहरें हैं, लगभग 8-10 के करीब जो पढ़नी है आपको, है तो बहुत सारी। वो नहरें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक एक नहर कहाँ से निकाली गई है और किन किन ज़िलों में इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है और किस बांध वगैरह से निकाली गई, क्योंकि नहर किसी बांध बैराज से निकाली जाती हैं। तो किस नदी से, किस बांध, कौन सी जगह से निकाली गई हैं, किन किन क्षेत्रों में सिंचाई करती हैं, ये 3-3, 4-4 पॉइंट हर एक नहर के संदर्भ में जानेंगे। बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में हम अलग से क्लास करेंगे और बिजली यानी जल विद्युत उत्पादन पे हम अलग से करेंगे। सब पे हम डिटेल में क्लासेस करेंगे, क्योंकि आपको मेंस का भी पेपर देना है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।